अरे भोलू, क्या बात है? क्यों इतना परेशान खड़े हो? यार क्या बताऊं, आज मैथ्स की क्लास में ना 2D और 3D का टेस्ट है। मुझे इतनी कंफ्यूजन रहती है ना इस चैप्टर में। क्या करूं यार, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कैसे टेस्ट को मैं अटेम्प्ट करूंगा। बस इतनी सी बात, इसलिए परेशान हो रहे हो? कौन से पीरियड में है टेस्ट? टेस्ट टेस्ट तो लंच के बाद है, 5th पीरियड में। अरे वाह, अभी तो बहुत टाइम है हमारे पास। चलो चलो, मैं तुम्हें समझाता हूँ इस टॉपिक को, ठीक है? एक ही क्लास में मैं तुम्हें इस तरह समझा दूंगा कि तुम्हारे पूरे नंबर आएंगे। सच में एक क्लास में हो जाएगा कि मैं पूरे नंबर ला सकूं अपने टेस्ट में? हाँ हाँ, बिल्कुल हो जाएगा। पूरे नंबर लाओगे तुम अपने टेस्ट में। चलो चलो, मैं स्क्रीन पे चलाता हूँ, ठीक है? अब ध्यान से देखना। ठीक है, मैं साथ साथ नोट भी करता रहूंगा ताकि बाद में भी रिवीजन कर सकूं। हाँ हाँ, और आप लोग भी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप भी साथ साथ नोट बना लीजिए अपने, ताकि बाद में रिवाइज करने में आसानी हो सके। चलो, सबसे पहले मैं तुम्हें 2D और 3D की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बताता हूँ। देखो, 2D का मतलब होता है टू डायमेंशनल, मतलब ऐसी शेप्स जिसकी दो डायमेंशन हो, जिसकी दो ही चीजों को नापा जा सके, जैसे लेंथ और विड्थ। अब विड्थ का दूसरा नाम ब्रेड्थ भी होता है, मतलब लंबाई और चौड़ाई को ही तुम नाप सकते हो। देखो, 2D में अगर एक डायमेंशन और आ जाए तो ये 3D बन जाता है। 3D मतलब थ्री डायमेंशनल, और यहाँ पर लेंथ ब्रेड्थ के साथ हाइट भी होती है। तो ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी हम लेंथ, विड्थ और हाइट, अब हाइट का दूसरा नाम डेप्थ भी होता है, अगर हम तीनों को मेजर कर सकते हैं तो वे शेप 3D शेप होती है। हो गई पहली प्रॉपर्टी क्लियर? हो गई तुम्हें? हाँ, पहली प्रॉपर्टी हो गई क्लियर। बहुत मजा आया पढ़ने में। दूसरी के बारे में बताओ अब। देखो, दूसरी प्रॉपर्टी में है कि 2D शेप के पास कौन कौन सी चीजें होती हैं। जैसे इनके पास एक फ्लैट सरफेस होता है, दूसरा साइड होती है और तीसरा वर्टेक्स होता है। इसी तरह 3D शेप में उनके पास फेसेस होते हैं, ठीक है? और वहाँ पर साइड को हम एजेस बोलते हैं, उसी तरह वर्टेक्स को कॉर्नर बोलते हैं। तो यहाँ पर 2D और 3D दोनों में डिफरेंस करके चलना। अच्छा, मतलब जो 2D शेप में सरफेस होता है उसी को हम 3D में फेस कहेंगे। जो 2D में साइड्स होती हैं उन्हीं साइड्स को हम 3D में एजेस कहेंगे। और जो 2D शेप्स में वर्टेक्स होते हैं उन्हीं वर्टेक्स को हम 3D शेप्स में कॉर्नर कहेंगे। यही ना? अरे वाह, बहुत अच्छे, तुमने तो एक बार में ही समझ लिया। थैंक यू, मजा आ रहा है, मजा। आगे आगे पढ़ाओ आगे। देखो, अब इन 2D और 3D के एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। 2D के एग्जाम्पल्स जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, सर्कल, हेक्सागन एक्सेट्रा। उसी तरह 3D के एग्जाम्पल होते हैं क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्पेयर, पिरामिड एक्सेट्रा। अभी हम बारी बारी से इन सभी शेप्स को अच्छे से समझेंगे ताकि तुम्हारे पूरे मार्क्स आ सकें। हाँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ अपने टेस्ट में पूरे नंबर ला के दिखाऊंगा। वेरी गुड। चलो आगे आगे देखते हैं। अब आगे 2D शेप्स में 2D शेप्स हैव एरिया एंड पैरामीटर। 2D शेप्स में हम एरिया और पैरामीटर को निकालते हैं। अब यहाँ पर एरिया क्या होता है? टोटल स्पेस कवर्ड ऑन अ फ्लैट सरफेस। जो भी फ्लैट सरफेस पे स्पेस कवर किया जाता है वो उसका एरिया होता है। उसी तरह पैरामीटर में टोटल लेंथ अराउंड द एजेस, जो भी बाउंड्रीज होती है उन सबको अगर हम प्लस कर दें, सम निकाल दें, तो हम उस शेप का पैरामीटर निकाल लेते हैं। 3D शेप्स में अलग से वॉल्यूम भी निकाला जाता है। अब वॉल्यूम क्या होता है? टोटल स्पेस टेकन इनसाइड द ऑब्जेक्ट। जो भी 3D शेप्स के अंदर वाला स्पेस होता है वो उस शेप्स का वॉल्यूम होता है। गॉट इट, ऑल गॉट इट। नाउ नंबर 5 है 2D शेप्स कैनॉट होल्ड एनीथिंग इनसाइड। मतलब 2D शेप्स के अंदर हम कोई भी चीज नहीं रख सकते, बिकॉज दे डोंट हैव एनी वॉल्यूम। उसके पास तो कोई वॉल्यूम होता ही नहीं, तो हम उसमें कोई भी चीज कैसे रख सकते हैं? इसके विपरीत 3D शेप्स कैन होल्ड और कंटेन थिंग्स इनसाइड। 3D शेप्स के अंदर हम कोई भी सामान रख सकते हैं, जैसे बोतल में पानी, क्यूब बॉक्स में चौक, क्यूबॉइड बॉक्स में शू और कोन में क्रीम एक्सेट्रा। हम सभी सामान इन 3D ऑब्जेक्ट्स के अंदर रख सकते हैं। चलो अब देखते हैं निचोड़, मतलब जो भी हमने पढ़ा है उसकी समरी क्या बनती है। तो सबसे पहले 2D शेप के बारे में देखते हैं। देखो, 2D शेप जो होती है वो बिल्कुल फ्लैट होती है, लाइक ए पिक्चर ऑन अ पेपर। जो भी पेपर पे पिक्चर बनी होती है वो सारी 2D शेप्स में होती हैं। इसी तरह 3D शेप्स क्या होती हैं? इट्स सॉलिड लाइक ए टॉय यू कैन होल्ड। ये एक टॉय की तरह होती है जिसे आप पकड़ सकते हो, जिससे आप खेल भी सकते हो, ठीक है? इसके एग्जाम्पल हम नीचे देखते हैं। फॉर इंस्टेंस, पहले 2D की बात करते हैं। तो 2D के एग्जाम्पल हो गए पेज, कॉइन, मोबाइल स्क्रीन, चेसबोर्ड और फ्लोर, या जो भी हमारा फ्लोर टाइल्स होती है वो सभी 2D के अंतर्गत आती है। इसी के साथ 3D के एग्जाम्पल जैसे बॉल, बॉक्स, पेंसिल एक्सेट्रा, ठीक है? चलो आगे देखते हैं अब। देखो, सेवंथ और लास्ट प्रॉपर्टी, 2D शेप्स का जो सरफेस होता है वो बिल्कुल फ्लैट होता है, जबकि 3D शेप्स का जो सरफेस होता है वो फ्लैट भी हो सकता है और कर्व्ड भी हो सकता है, ठीक है? ये अभी मैं तुम्हें आगे दिखाऊंगा। जब हमारे पास ऑब्जेक्ट आएंगे तो उसमें हम देखेंगे फ्लैट सरफेस और कर्व्ड सरफेस किस तरह का होता है। यहाँ तक बताओ भोलू भैया, क्लियर हो गई सारी प्रॉपर्टीज? हाँ, सातों की सातों प्रॉपर्टीज बिल्कुल क्लियर हो गई। चलो, वो तो अभी टेस्ट में पता चलेगा। मैं भी तुम्हारा एक टेस्ट लूंगा लास्ट में, तुम्हारे 5th पीरियड वाले टेस्ट से पहले। हाँ, जरूर लेना तुम मेरा टेस्ट, बहुत मजा आएगा तो मुझे। चलो अब आगे देखते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ठीक है, जो कि बेसिक टर्म्स होती हैं 2D और 3D की। इनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए, तो जल्दी इनको पढ़ के निकलते हैं आगे।
अब 2D शेप्स की बात करते हैं पहले। तो 2D शेप्स में साइड क्या होती हैं? तो साइड के बारे में देखो, अ साइड इज अ स्ट्रेट लाइन दैट कनेक्ट टू पॉइंट्स। जो दो पॉइंट्स को कनेक्ट करती है कोई भी लाइन, उसे हम साइड कहते हैं 2D शेप्स की। क्लियर? आगे बढ़े। हाँ हाँ, जैसे ये दो पॉइंट्स इस साइड से कनेक्ट हो रहे हैं, इसी तरह पीछे पीछे भी दो पॉइंट्स एक साइड से कनेक्ट हो रहे हैं और नीचे भी दो पॉइंट्स एक साइड से कनेक्ट हो रहे हैं। इसका मतलब 3 साइड है इसमें टोटल। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ 3 साइड्स हैं यहाँ, ट्राइंगल है ना ये, ट्राइंगल। चलो आगे आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अगली टर्म है वर्टेक्स। अब वर्टेक्स कहाँ होता है? अब वर्टेक्स इज वेयर टू साइड्स मीट। जहाँ पे दो साइड्स आपस में मिलती हैं वहां पर एक वर्टेक्स बनता है। अब इस डायग्राम में देखो, जहाँ जहाँ दो साइड्स आपस में मिल रही हैं वहाँ वहाँ एक एक वर्टेक्स बन रहा है। ऊपर देखो, सबसे ऊपर वहाँ पर एक ही साइड में दो साइडें आपस में मिल रही हैं। अब अपनी तरफ देखो, अपनी तरफ, तुम्हारी तरफ दो साइड जहाँ मिल रही हैं वहाँ बी वर्टेक्स बन रहा है। और यहाँ मेरी साइड देखो, यहाँ दो साइड जहाँ मिल रही हैं यहाँ सी वर्टेक्स बन रहा है। हाँ हाँ, हो गया क्लियर, हो गया, वर्टेक्स के बारे में हो गया क्लियर पूरा। गुड। चलो एक चीज और बताता हूँ। कई बार हमें ये कंफ्यूजन हो जाती है, कई जगह हम इसे वर्टेक्स पढ़ते हैं और कई जगह वर्टिसेस पढ़ते हैं। तो जब हम इसको सिंगुलर फॉर्म में लेते हैं, जैसे ए को अलग से हम लेंगे तो ए वर्टेक्स, बी वर्टेक्स और सी वर्टेक्स, जब हम तीनों को एक साथ कहेंगे तो हम इन्हें कहेंगे ए बी सी वर्टिसेस। क्लियर? हाँ हाँ क्लियर। जब एक की बात होगी तो वर्टेक्स, जब एक से ज्यादा की बात होगी तो वर्टिसेस। देखो अभी हमने 2D शेप्स की दोनों टर्म्स के बारे में पढ़ लिया, साइड्स और वर्टिसेस। अब हम 3D शेप्स की टर्म्स देखेंगे, जो कि पहली है फेस। अब फेस क्या होता है? अ फ्लैट और कर्व्ड सरफेस। जो भी या तो फ्लैट सरफेस होगा या कर्व्ड सरफेस होगा, उन दोनों को ही हम फेस कहेंगे। तो यहाँ पे देखो, तुम्हारे सामने जो एक रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है वो एक फ्लैट सरफेस है, और यहाँ पर इसी रेक्टेंगल को अगर मैं फोल्ड कर दूंगा तो यहाँ पे ये मेरा कर्व्ड सरफेस बन जाएगा, जो कि एक सिलेंडर की फॉर्म में है, जिसने रेक्टेंगल ने बाद में सिलेंडर की शेप ले ली। अच्छा, ये जो 2D का फ्लैट सरफेस है, इसे अगर हम फोल्ड कर देंगे तो यही कर्व्ड सरफेस कहलाता है। इसी चीज की तो मुझे कंफ्यूजन थी कि कर्व्ड सरफेस क्या होता है, फ्लैट सरफेस क्या होता है। यही सब चीजें मुझे समझ में नहीं आती थी। पढ़ते रहो, आगे इन्हीं चीजों का टेस्ट लूंगा मैं भी, आगे यही सब चीजें पूछूंगा। देखो यहाँ फेसेस को और अच्छे से समझते हैं। मानो तुम्हें कोई सिलेंडर बनाना है। अब सिलेंडर बनाने के लिए कितने फेसेस की आवश्यकता पड़ेगी? तो यहाँ तुम देख सकते हो, एक रेक्टेंगुलर फ्लैट सरफेस हो गया और दो सर्कुलर सरफेस हैं। इन तीनों फेसेस को जब हम मिलाएंगे तो एक सिलेंडर बन जाएगा। हाँ, मतलब एक सिलेंडर बनाने के लिए हमें 2D के 3 सरफेस की जरूरत पड़ेगी, जिनमें से एक सरफेस रेक्टेंगुलर और 2 सरफेस सर्कुलर होना चाहिए। मतलब जब मैं रेक्टेंगुलर फेस को फोल्ड करूंगा, उसे कर्व्ड बनाऊंगा, उसके बाद एक सर्कल ऊपर और एक सर्कल नीचे, तो इन तीनों फेसेस को मिला के एक 3D सिलेंडर बनेगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलो अब आगे देखते हैं। देखो 3D की अगली टर्म है एड्ज। आगे बढ़ने से पहले मुझे ये बताओ, एड्ज को हम 2D शेप में क्या कहते हैं? साइड 2D में साइड और 3D में एड्ज। वेरी गुड। चलो अब आगे एड्स के बारे में देखते हैं। एड्स कहाँ होती है? तो एड्स के बारे में क्या लिखा है? वेयर टू फेसेस मीट। जहाँ भी आपस में दो फेसेस एक दूसरे से मिलते हैं वहाँ एक एज बनती है। देखो सिलेंडर के एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर मैं इस सॉलिड सिलेंडर को ओपन कर लूंगा तो ये ओपन डायग्राम अब सिलेंडर का नेट कहलाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं देखूंगा, इस नेट में ऊपर एक सर्कल मिल रहा है इस रेक्टेंगल से, और नीचे भी एक सर्कल मिलेगा इस रेक्टेंगल से। ठीक है, तो यहाँ पर दो जगह दो फेसेस आपस में मिल रहे हैं, तो इसका मतलब एक सिलेंडर में दो एजेस होती हैं। अब एजेस को समझने के लिए ये जरूरी नहीं कि तुम सिलेंडर को या किसी भी 3D शेप को ओपन करके ही समझो। अगर तुम्हें इतना पता है कि सिलेंडर बनाने के लिए कितने फेसेस की जरूरत पड़ेगी और कौन से फेस कहाँ मिलेंगे, तो भी तुम एजेस को आसानी से समझ सकते हो। जैसे एक सिलेंडर बनाने के लिए टोटल 3 फेसेस की जरूरत पड़ेगी, एक रेक्टेंगुलर फेस और 2 सर्कुलर फेसेस। रेक्टेंगुलर फेस में ही एक सर्कुलर फेस ऊपर जुड़ेगा और एक सर्कुलर फेस नीचे जुड़ेगा। इन तीनों फेसेस को जोड़कर एक सिलेंडर बनेगा। अब यहाँ पे तुम्हें ये समझना है, जहाँ जहाँ तुमने 2 फेसेस को मिलाया है वहाँ कितनी एजेस हो गई? तो एक एज ऊपर और एक एज नीचे। इसका मतलब सिलेंडर में टोटल 2 ही एज होंगी। अच्छा, ये बात तो मुझे आज पता चली है। जहाँ पर 2 फेसेस आपस में जुड़ते हैं वहाँ एज बनती है। नहीं तो अब तक मैं ये जो सिलेंडर की हाइट होती है ना, इसी को एज मानता था। हाँ, ऊपर से नीचे तक तो सिलेंडर की हाइट होती है, मतलब डेप्थ, उस सिलेंडर में कितनी गहराई है। एजेस तो एक ऊपर और एक नीचे होती है, जहाँ पर 2 अलग अलग सर्कुलर फेसेस लगते हैं। हाँ, ये चीज मुझे आज क्लियर हुई है। चलो अब जल्दी एक बार इन पर नजर डालते हैं, फिर तुम्हारा टेस्ट होगा। चलो 2 डायमेंशनल से स्टार्ट करते हैं। तो पहला है स्क्वायर। अब स्क्वायर क्या होता है? जिसकी सभी साइड्स इक्वल हो, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो इसमें अगर हम साइड्स की बात करें तो 4 होती हैं, और वर्टिसेस की बात करें तो भी 4 होते हैं। नेक्स्ट 2D शेप है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स एक दूसरे के इक्वल होती हैं, मतलब आमने सामने की साइड्स भुजाएं आपस में बराबर होंगी।
इसमें भी टोटल 4 साइड्स होती हैं और 4 ही वर्टिसेस होते हैं। ये दोनों हो गए क्लियर तुम्हें? हाँ हाँ हो गए क्लियर। स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब सभी साइड्स आपस में बराबर होती हैं। अगर स्क्वायर की एक साइड 4 सेंटीमीटर है तो बाकी तीनों साइड भी 4 सेंटीमीटर ही होंगी। और रेक्टेंगल में आमने सामने की साइड्स बराबर होती हैं। जैसे अगर ऊपर वाली 6 सेंटीमीटर है तो नीचे वाली इसके सामने वाली भी 6 सेंटीमीटर ही होगी। अगर ये साइड वाली 3 सेंटीमीटर है तो इसके सामने वाली साइड भी 3 सेंटीमीटर ही होगी, है ना? यही ना? बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो चलो अब आगे देखते हैं आगे। नेक्स्ट शेप है ट्राइंगल। अब ट्राइंगल क्या होता है? अ 2D शेप विद 3 साइड्स एंड 3 वर्टिसेस। ट्राइंगल में 3 साइड्स होंगी और 3 ही वर्टिसेस होते हैं। 4th नंबर पर है सर्कल। तो सर्कल क्या होता है? अ 2 डायमेंशनल शेप दैट इज राउंड एंड नो साइड्स और वर्टिसेस। ऐसी शेप 2D की जो कि राउंड हो, जिनमें कोई साइड्स और कोई वर्टेक्स ना हो। चलो चलो अब एक आंसर करो। पैरामीटर के बारे में हमने क्या पढ़ा था शुरुआत में? पेरीमीटर तो वो था ना, किसी भी 2D शेप्स की सभी साइड्स का, मतलब जो आउटर बाउंड्रीज होती हैं उन सब का टोटल सम कर दें तो पैरामीटर निकल जाएगा। वेरी गुड। टोटल सम ऑफ ऑल एजेस। तो इसी तरह 2D की ऐसी शेप्स जिनमें साइड्स होती हैं उन साइड्स का टोटल सम पैरामीटर कहलाता है। लेकिन 2D की ऐसी शेप्स जिनमें कोई साइड नहीं होती, जो राउंड होती हैं, तो उनकी टोटल लेंथ सरकमफ्रेंस कहलाती है। तो यहाँ याद तुम्हें ये चीज रखनी है, 2D की ऐसी शेप्स जिनमें साइड्स होती हैं उनका टोटल सम पेरीमीटर होता है, और 2D की ऐसी शेप्स जो राउंड होती हैं उनका टोटल सम सरकमफ्रेंस होता है। हाँ हाँ समझ गया। मतलब स्क्वायर, रेक्टेंगल और ट्राइंगल की अगर बाउंड्रीज का सम निकालना हो, टोटल निकालना हो, तो वो पैरामीटर होगा। इसी तरह सर्कल में अगर बाउंड्रीज का सम निकालना हो तो वो सरकमफ्रेंस होगी। अरे वाह, बहुत अच्छे। बताऊं, मैंने तो ऐसे याद किया है, C फॉर सर्कल और C फॉर सरकमफ्रेंस, मतलब सर्कल में ही सरकमफ्रेंस निकलेगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी ट्रिक बनाई है तुमने, मजा आ गया। चलो 3D शेप को समझते हैं। तो पहला है क्यूब। क्यूब क्या होता है? तो अ क्यूब इज अ 3D शेप दैट इज मेड अप ऑफ 6 स्क्वायर्स। मतलब जब हम 6 स्क्वायर्स को आपस में मिलाएंगे तब एक क्यूब बनेगा, और हर एक स्क्वायर खुद में ही एक फेस है। तो एक क्यूब बनाने के लिए हमें 6 फेसेस की जरूरत पड़ेगी। और कौन से फेस? स्क्वायर वाले फेसेस। तो फेसेस के बारे में तो पता चल गया। एक क्यूब का बॉक्स बनाने के लिए, या हम कहें ये रूम बनाने के लिए, 6 फेसेस की जरूरत पड़ेगी, एक ऊपर, एक नीचे और 4 साइड्स में। चलो अब एजेस के बारे में समझते हैं कि एक क्यूब में टोटल कितनी एजेस होंगी। और एजेस के बारे में हमने शुरुआत में क्या पढ़ा था, याद है तुम्हें? हाँ याद है। जहाँ भी 2 फेसेस आपस में मिलेंगे वहाँ एक एज बनेगी। हाँ, बहुत बढ़िया। जहाँ 2 फेसेस मिलेंगे वहाँ एज बनेगी। तो इस क्यूब की टोटल एजेस पता करने के लिए हम इस कमरे को ही एक बार देखते हैं कि इस कमरे में कहाँ 2 फेसेस आपस में मिल रहे हैं। देखो ध्यान से। जो ऊपर छत है, छत से ये चारों दीवारें आपस में मिल रही हैं, तो 4 एजेस तो छत पे ही बन गई। हाँ, छत पर तो 4 एजेस बन रहे हैं, क्योंकि छत 4 जगह मिल रही है दीवारों से, इसलिए 4 एजेस तो ऊपर हो गए। और 4 एजेस ये वाले, जहाँ 2 दीवारें आपस में मिल रही हैं, तो 4 जगह मिल रही हैं दोनों दीवारें आपस में। ये जो वर्टिकल एजेस है खड़े वाले, 4 ये हो गए, तो टोटल 8 हो गए। 4 छत वाले और 4 ये दीवारों वाले। अरे वाह, बहुत बढ़िया। अब देखो इसी डायग्राम में नीचे देखो, नीचे जो जमीन है, जमीन से भी तो ये चारों दीवारें आपस में मिल रही हैं, तो 4 एजेस जमीन पर हो गए। तो टोटल 4 छत पर, 4 दीवारों के और 4 जमीन पर, तो 4 + 4 + 4 मतलब टोटल 12 एजेस हो गए। हाँ, 4 ऊपर छत पर, 4 नीचे फ्लोर पर और 4 ये वर्टिकल खड़े वाले, तो टोटल 12 हो गए। चलो अगला है कॉर्नर। अब कॉर्नर काउंट करेंगे। इस बॉक्स में टोटल कितने कॉर्नर्स हैं? तो कॉर्नर के बारे में मैंने तुम्हें क्या बताया था, जहां भी 3 एजेस आपस में एक दूसरे से मिलेंगी तो उस कॉमन पॉइंट को ही कॉर्नर कहेंगे। तो अब तुम इस कमरे में ये देखो, कहाँ 3 एजेस आपस में एक दूसरे से मिल रही हैं। मिल गए। छत पर चारों तरफ तीनों एजेस आपस में एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो छत पर टोटल 4 कॉर्नर हो गए। हाँ, उसी तरह नीचे देखो, जमीन पर, कॉर्नर पर, नीचे जमीन पर भी चारों कॉर्नर पर तीनों एजेस आपस में मिल रहे हैं, तो 4 कॉर्नर ऊपर और 4 नीचे, तो टोटल 8 कॉर्नर हो गए क्यूब में। हो गया क्लियर? हो गई तुम्हें क्यूब के बारे में सभी चीजें क्लियर? हाँ हो गई। क्यूब हमारा स्क्वायर फेसेस से बनता है, जिसमें 6 फेसेस होते हैं, 12 एजेस होती हैं और 8 कॉर्नर्स होते हैं। बहुत अच्छे। मतलब अब क्यूबॉइड को समझने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। बस इसमें इतना ही अंतर है, क्यूब के जो फेसेस होते हैं वो स्क्वायर्स होते हैं, जबकि जो क्यूबॉइड होता है हमारा, इसके सभी फेसेस रेक्टेंगुलर होते हैं। मतलब 6 रेक्टेंगल को मिलाकर ही एक क्यूबॉइड बनता है। हाँ, मतलब ऐसा कमरा या बॉक्स जिसके 6 के 6 फेसेस इक्वल हो, बराबर हो, तो वो क्यूब। और ऐसा बॉक्स या ऐसा कमरा जिसमें आमने सामने के फेसेस बराबर हो, वो क्यूबॉइड। इसमें भी फेसेस 6, एजेस 12 और कॉर्नर 8 ही होंगे।
हाँ बहुत बढ़िया, चलो चलो अब एक क्वेश्चन और बताओ मेरा। सपोज करो तुम्हारे हाथ में एक ओपन बॉक्स है, मतलब खुला डब्बा है। अब उस खुले डब्बे में मुझे बताओ कितने कॉर्नर, कितने फेस और कितने एजेस होंगे। बॉक्स ओपन है मतलब एक फेस तो ऊपर वाला नहीं होगा, तो टोटल 5 फेस। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। ओपन बॉक्स में 5 फेस, आगे एजेस और कॉर्नर। अगर ऊपर का फेस नहीं है तो 4 एजेस कम कर लो, मतलब 8 एजेस। नहीं, यही तो मुझे समझाना था तुम्हें। देखो फेसेस हो या ना हो, किनारे तो रहेंगे ना। और एजेस क्या होते हैं? किनारे। मतलब अगर 5 ही फेसेस हैं तो भी 12 किनारे ही रहेंगे। उस किनारों पर ही तो तुम छठा फेस लगाओगे। इसलिए कभी भी ओपन या क्लोज्ड बॉक्स आए तो एजेस हमेशा सेम ही रहेंगे, मतलब टोटल 12 ही रहेंगे। अच्छा, ये भी तो समझना है इसमें। थैंक यू, तुम तो मुझे पूरे नंबर दिला के ही रहोगे। मेरे टेस्ट में अगर तुम पास हो गए तो तुम्हारे लंच के बाद वाले टेस्ट में पूरे नंबर आएंगे। चलो अब सिलेंडर के बारे में समझते हैं। टोटल 3 तरह के सिलेंडर के बारे में हमें समझना है। अगर तुम्हें ये तीनों तरह के सिलेंडर अच्छे से समझ आ गए फिर तो पूरे नंबर की गारंटी मैं तुम्हें देता हूँ। और तीनों में ही हमें इनके फेसेस, एजेस और कॉर्नर के बारे में सोचना है। तो पहला है सॉलिड सिलेंडर। देखो नाम से ही पता चल रहा है कि सॉलिड है, मतलब ठोस है। तो ऐसा सिलेंडर जो कि सॉलिड हो, उसमें टोटल कितने फेस लगेंगे। सभी सिलेंडर के ओपन नेट नीचे दे रखे हैं, तुम इनसे भी समझ के इसका आंसर कर सकते हो। अरे तुमने मुझे इतना अच्छा पढ़ा दिया कि अब तो मुझे इन ओपन नेट्स की जरूरत भी नहीं है। मैं तो इमेजिन करके ही बता दूंगा कि कौन सी 3D शेप्स में कितने फेस, कितने कॉर्नर्स और कितने एजेस होंगी। एक सॉलिड सिलेंडर बनाने के लिए हमें 3 फेसेस की जरूरत पड़ेगी। पहला रेक्टेंगुलर फेसेस और 2 सर्कुलर फेसेस। रेक्टेंगुलर फेसेस को जब हम फोल्ड करके कर्व्ड बनाएंगे तो एक सर्कल ऊपर और एक सर्कल नीचे, तो हमारा एक कंप्लीट सॉलिड सिलेंडर बन जाएगा। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एजेस एजेस और कॉर्नर के बारे में भी बताओ। देखो, जब हम सर्कल वाला पार्ट यानी सर्कल वाला फेस ऊपर रेक्टेंगुलर फेस से मिलाएंगे तो एक एज बनेगी, और एक दूसरा वाला सर्कल जब नीचे रेक्टेंगुलर फेस से मिलाएंगे तो दूसरी एज बनेगी। मतलब एक क्लोज्ड सिलेंडर में 2 एजेस होंगी। और यहाँ पर कोई भी 3 एजेस आपस में एक दूसरे से नहीं मिल रही, और या कोई भी कर्व्ड सरफेस एरिया किसी पॉइंट पर नहीं मिल रहा, इसलिए सिलेंडर में कोई कॉर्नर नहीं होगा। अच्छा होलो होलो सिलेंडर, इसके बारे में भी बता सकते हो तुम खुद से। हाँ, क्यों नहीं। होलो सिलेंडर में ना तो बेस पर कोई सर्कुलर फेस लगेगा और ना ही इसके टॉप पर कोई सर्कुलर फेस लगेगा। मतलब होलो सिलेंडर बनाने के लिए हमें एक ही फेस की जरूरत पड़ेगी जो कि रेक्टेंगुलर होगा। और एजेस के बारे में अभी तुमने बताया था ना कि वॉइड में कि फेस जुड़े ना जुड़े एजेस तो रहेंगी, इसलिए सिलेंडर में एक एज ऊपर और एक नीचे। इसका मतलब होलो सिलेंडर में भी 2 एजेस होंगी। अरे वाह क्या बात है, तुम तो इंटेलिजेंट हो गए इस टॉपिक में अब। ओपन सिलेंडर का भी बताऊं? ओपन का भी बताऊं? हाँ हाँ बताओ बताओ, थर्ड वाला एक लास्ट और बचा है, बता दो ये भी। देखो, ओपन सिलेंडर मतलब एक साइड से ओपन, मतलब इसका टॉप नहीं होता जैसे ग्लास, मगर बेस तो होगा ना। और अगर बेस होगा तो बेस के लिए हमें एक सर्कुलर फेस भी चाहिए। तो इसका मतलब ओपन सिलेंडर के लिए एक रेक्टेंगुलर फेस और एक सर्कुलर फेस, मतलब टोटल 2 फेस लगेंगे। और एज तो 2 ही रहेंगी, एक ऊपर एक नीचे। इसके लिए फेस हो या ना हो, एज तो 2 ही रहेंगी सिलेंडर की। और तीनों तरह के सिलेंडर में कोई कॉर्नर नहीं होगा, क्योंकि कॉर्नर तो वहां होता है जहां पर 3 एजेस आपस में मिलती हैं या फिर किसी कर्व्ड सरफेस एरिया का पॉइंट होता है। शाबाश, चलो चलो अगला देखते हैं अगला। देखो नेक्स्ट नेक्स्ट 3D शेप है कोन। अब कोन क्या होता है? तो अ कोन इज अ 3D शेप दैट हैज अ कर्व्ड सरफेस व्हिच इज पॉइंटेड टुवर्ड्स द टॉप, व्हिच इज कॉल्ड एपेक्स और कॉर्नर। कोन भी एक 3D ऑब्जेक्ट होता है जिसका कर्व्ड सरफेस एरिया ऊपर टॉप पर एक पॉइंट पर जाकर मिलता है, जिसे एपेक्स बोलते हैं। ठीक है, एपेक्स मतलब हाईएस्ट पीक पर सेंट्रल पॉइंट। अब यहाँ पर 2 तरह के कोन दिखाए गए हैं, एक सॉलिड जिसका बेस है और एक ओपन कोन जिसका बेस नहीं है। तो इनके ही अनुसार आप तो मुझे इनके फेसेस, एजेस और कॉर्नर बताओ। ये तो सिलेंडर से भी इजी है, ये तो सिलेंडर से भी आसान है। देखो, सॉलिड कोन कहें या क्लोज्ड कोन, इसको बनाने के लिए 2 फेसेस की जरूरत पड़ेगी। एक कर्व्ड फेस और दूसरा नीचे जो बेस है इसका सर्कुलर फेस। इन दोनों फेसेस को मिलाकर ही एक कोन या सॉलिड कोन बना पाएंगे। और क्योंकि इस सॉलिड कोन में 2 ही फेस हैं और 2 फेस जब आपस में मिलेंगे तो एक ही एज बनेगी। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम देखें इसका कर्व्ड सरफेस जो है ऊपर टॉप पर एक पॉइंट पर मिल रहा है, तो यहाँ पर एक कॉर्नर भी होगा। तो अगर सॉलिड कोन की बात करें तो 2 फेस, एक एज और एक कॉर्नर। जबकि ओपन कोन को अगर हम देखें तो ओपन कोन को बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक फेस की ही आवश्यकता पड़ेगी जो कि कर्व्ड होगा। इसमें ओपन कोन में नीचे वाला जो सर्कुलर बेस होता है वो नहीं लगेगा। एज की बात अगर हम करें तो कोन में चाहे वो सॉलिड हो या ओपन हो, एक ही एज होती है जहां पर हम इसका दूसरा फेस लगाते हैं। और सॉलिड कोन की तरह ही ओपन कोन का कर्व भी ऊपर एक पॉइंट पर मिलता है, इसलिए इसमें भी एक कॉर्नर होगा।
अब लग रहा है तुम टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स लाने वाले हो। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं स्फीयर। तो स्फीयर भी एक 3D ऑब्जेक्ट होता है जिसमें ना तो कोई एज और ना ही कोई कॉर्नर होता है। इसको तुम इस बॉल के एग्जांपल से समझ सकते हो। अगर मैं इस बॉल को ओपन कर दूं तो इसका नेट कुछ इस प्रकार दिखेगा। तो यहाँ पर इस नेट के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही फेस की आवश्यकता पड़ी है। और कौन सा फेस? कर्व्ड फेस। अब कुछ लोग यहाँ पे ये कहते हैं कि स्फीयर का कोई फेस नहीं होता। जी हाँ, इसका कोई फ्लैट फेस नहीं होता, बट इसका कर्व्ड फेस होता है। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि फेस दो प्रकार के होते हैं, एक फ्लैट और एक कर्व्ड। तो यदि मैं इस ओपन नेट को कर्व्ड करके एक बॉल बना दूं तो ये एक 3D ऑब्जेक्ट स्फीयर बन जाएगा जिसमें ना कोई एज और ना ही कोई कॉर्नर होगा, बट एक फेस होगा। देखो अगली शेप है पिरामिड। पिरामिड भी एक 3D ऑब्जेक्ट होता है जिसका नाम उसके बेस पर डिपेंड करता है। यदि उसके बेस में ट्राइंगुलर है तो उस पिरामिड का नाम होगा ट्राइंगुलर पिरामिड। यदि उसके बेस में स्क्वायर या रेक्टेंगल है तो उसका नाम होगा स्क्वायर पिरामिड या रेक्टेंगुलर पिरामिड। अब देखो बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होती है कि ये पिरामिड है या प्रिज्म। तो पिरामिड को पहचानने का सीधा सीधा तरीका होता है, पिरामिड के जितने भी ट्राइंगुलर वाले फेस होते हैं वो सभी ऊपर जाके एक एपेक्स पे मिलते हैं, एक कॉर्नर बनाते हैं, पॉइंट बनाते हैं। तो पिरामिड शेप में एक बेस होगा। अब बेस वहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ट्राइंगल, रेक्टेंगल या स्क्वायर, लेकिन जो बाकी के फेसेस हैं वो सभी ट्राइंगुलर होंगे और ऊपर जाके वो एक पॉइंट पे मिलेंगे जिसे हम एपेक्स बोलते हैं। चलो अब तुम इसमें काउंट करो कितने फेसेस हैं, कितने एजेस हैं और कितने कॉर्नर हैं। इसमें इसमें काउंट करने का मैंने एक तरीका निकाला है। मैंने इसके बेस से स्टार्ट किया है। एक फेस तो हो गया इसका बेस, ट्राइंगल। अब ट्राइंगल में टोटल 3 साइड्स हैं और तीनों साइड्स पर ही एक एक फेस खड़ा होगा। तो इसका मतलब टोटल 3 फेस खड़े होंगे, तो एक नीचे और 3 ऊपर, तो टोटल 4 फेस हो गए। और एजेस अगर हम देखेंगे तो जो नीचे बेस वाला ट्राइंगल है उस पे 3 एजेस बन रहे हैं जिसपे तीनों ट्राइंगल आपस में खड़े हैं, और तीनों ही ट्राइंगल जो ऊपर हैं वो भी आपस में 3 जगह मिल रहे हैं। तो 3 एजेस नीचे और 3 ऊपर, तो टोटल 6 एजेस हो गई। और लास्ट रहा कॉर्नर। तो नीचे जो 3 साइड्स हैं ट्राइंगल की, तीनों जगह एक एक कॉर्नर बन रहा है, और एक सबसे ऊपर जहाँ पर ये तीनों ट्राइंगल ऊपर मिलते हैं ना एपेक्स पे, एक वो, तो 3 कॉर्नर नीचे एक ऊपर, तो टोटल 4 कॉर्नर हो गए। बहुत बढ़िया, तीनों चीजें तुमने बिल्कुल ठीक बताई। चलो आगे आगे और बताओ। चलो ये ऊपर वाली शेप बताओ, ये पिरामिड है या प्रिज्म, कैसे पहचानोगे? ये तो पिरामिड है, पिरामिड। अभी तो आपने बताया था कि ऐसी शेप जिसमें ऊपर एपेक्स हो और बेस पे सभी ट्राइंगल हो तो वो पिरामिड होता है। तो यहाँ पे जो इसका बेस है वो स्क्वायर है और इसके स्क्वायर बेस पे 4 ट्राइंगल खड़े हैं जो कि एक ऊपर कॉमन पॉइंट पर मिलते हैं एपेक्स पर, इसलिए इसका नाम स्क्वायर पिरामिड है। इसमें नीचे स्क्वायर है और स्क्वायर की 4 साइड होती हैं, तो चारों साइड्स पर एक एक ट्राइंगल खड़ा होगा, तो 4 ट्राइंगल और एक स्क्वायर, मतलब टोटल 5 फेस हो गए। एजेस की अगर मैं बात करूं तो नीचे जो स्क्वायर है, स्क्वायर के ऊपर 4 ट्राइंगल खड़े होंगे, तो जहां पर भी ट्राइंगल स्क्वायर से मिलेंगे वहां पर एक एज बनेगी, तो मतलब टोटल 4 एजेस तो नीचे बनेंगी। और ऊपर जब ट्राइंगल एक दूसरे से मिलेंगे तो 4 एजेस वहां बनेंगी, तो 4 ऊपर 4 नीचे, टोटल 8 एजेस होंगी। और कॉर्नर की अगर हम बात करें तो स्क्वायर के चारों कोनों में 3 एजेस आपस में मिल रही हैं, तो 4 कॉर्नर तो नीचे हो गए और एक ऊपर एपेक्स वाला, तो 4 + 1 टोटल 5 कॉर्नर हो गए। बहुत अच्छे। चलो लास्ट समझते हैं प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है, उसके बाद फिर हमारे 2D और 3D शेप्स पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। देखो जैसे मैंने तुम्हें पिरामिड की पहचान बताई है कि पिरामिड में सभी ट्राइंगुलर फेसेस एक ऊपर कॉमन पॉइंट पर मिलते हैं जिसे एपेक्स कहते हैं, उसी तरह प्रिज्म में हम इस तरह पहचानते हैं कि इसके जो अपोजिट फेस होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं। अब आइडेंटिकल मतलब सेम होते हैं, दोनों अपोजिट फेस सेम होंगे। प्रिज्म का नाम भी इसके बेस पर ही डिपेंड करता है। अगर प्रिज्म के दोनों तरफ बेस में ट्राइंगल है तो उस प्रिज्म का नाम होगा ट्राइंगुलर प्रिज्म, अगर दोनों तरफ रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगुलर प्रिज्म। चलो अब मैं तुमसे नॉर्मल से क्वेश्चन पूछता हूँ, तुम आसानी से बता दोगे कौन सी शेप्स प्रिज्म होती हैं और कौन सी नहीं। जैसे सिलेंडर में बताओ अपोजिट फेस कौन से होते हैं? सिलेंडर में तो अपोजिट फेस सर्कुलर होते हैं, दोनों तरफ सर्कल होते हैं। हाँ सर्कल होते हैं, मतलब दोनों आइडेंटिकल है ना, ऐसा तो नहीं है कि एक तरफ सर्कल है और दूसरी तरफ स्क्वायर है। हाँ सर्कल ही होते हैं दोनों तरफ। हाँ तो इसलिए सिलेंडर भी एक प्रिज्म है। अब देखो क्यूब में, क्यूबॉइड में, सिलेंडर में, इसमें अपोजिट बेस जो है, अपोजिट फेस जो है वो इक्वल होते हैं या आइडेंटिकल होते हैं, इसलिए ये तीनों ही ऑब्जेक्ट हमारे प्रिज्म कहलाएंगे। जबकि कोन, स्फीयर और पिरामिड अगर तुमने नोटिस किया होगा तो इसमें तो कोई अपोजिट फेस है ही नहीं, मतलब जब अपोजिट फेस ही नहीं है तो इक्वल या आइडेंटिकल कैसे होंगे। तो कोन, स्फीयर और पिरामिड जैसी जो ऑब्जेक्ट होते हैं, शेप्स होती हैं, ये हमारे प्रिज्म नहीं होते। समझ गए? अब पहचान लोगे प्रिज्म कौन से होते हैं और प्रिज्म और पिरामिड में डिफरेंस कर लोगे? हाँ अब तो बहुत अच्छे से कर लूंगा मैं डिफरेंस। प्रिज्म में जो अपोजिट फेस होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, मतलब एक जैसे दिखते हैं, जबकि पिरामिड में जो ट्राइंगुलर फेसेस होते हैं वो सभी ऊपर एपेक्स पे मिलते हैं, है ना? बहुत बढ़िया। चलो अब एक छोटे से टेस्ट के लिए तैयार हो। बस एक छोटा सा टेस्ट लूंगा और तुम्हारी पूरी रिवीजन हो जाएगी।
हाँ हाँ, क्यों नहीं, पूछो पूछो, अब कोई भी क्वेश्चन पूछो इस टॉपिक से। ठीक है, तो मैं बस तुमसे सिलेंडर के बारे में ही क्वेश्चन पूछूंगा। बाकी सभी 3D शेप्स के आंसर जो भी बच्चे हमारी वीडियोस देख रहे हैं वह सभी लोग कमेंट सेक्शन में इन सबके आंसर लिखेंगे। हाँ हाँ दोस्तों, मैं जानता हूँ आप लोग भी बिल्कुल सही सही आंसर दोगे मेरी तरह। देखो अब मैं सिलेंडर के कैसे बिल्कुल सही आंसर देता हूँ। चलो बताओ, पहला क्वेश्चन, क्लोज सिलेंडर में यानी सॉलिड सिलेंडर में कितने फेसेस होंगे? सॉलिड में तीन फेसेस होंगे, 2 सर्कुलर फेसेस और 1 रेक्टेंगुलर फेसेस। करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो बताओ, होलो सिलेंडर में कितने एजेस होंगे? एजेस तो सभी प्रकार के सिलेंडर में 2 ही होते हैं, चाहे वे सॉलिड सिलेंडर हो, होलो सिलेंडर हो या ओपन सिलेंडर हो, क्योंकि 2 ही जगह ऐसी होती है सिलेंडर में जहां हम दूसरे फेसेस लगा सकते हैं। वेरी गुड। चलो लास्ट क्वेश्चन बताओ, ओपन सिलेंडर में कितने फेसेस और कितने कॉर्नर होंगे? पहले ये तो बताओ, वन साइड ओपन है या दोनों साइड से ओपन है? अब ऐसे बुद्धू नहीं बनूंगा मैं, क्योंकि अगर दोनों साइड से ओपन हुआ तो वो तो होलो ही सिलेंडर हो जाएगा। मतलब तुम पकड़ लिए, बहुत बढ़िया। अरे चलो, वो वन साइड ओपन। अब बताओ कितने फेस और कितने कॉर्नर? वन साइड ओपन सिलेंडर है तो 2 ही फेस लगेंगे, 1 सर्कुलर और 1 रेक्टेंगुलर, तो 2 फेसेस होंगे टोटल। और कॉर्नर की बात करें तो किसी भी प्रकार के सिलेंडर में कोई कॉर्नर नहीं होता। बहुत अच्छे, तीनों ही आंसर करेक्ट हैं तुम्हारे। ऑल द बेस्ट तुम्हारे टेस्ट के लिए। अब इस टॉपिक में तुम्हारा कोई नंबर कहीं नहीं कट सकता। और दोस्तों, आप भी जो भी दोस्त हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, इस टेबल को जल्दी से कंप्लीट करके अपने आंसर्स हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। और हाँ, मेरी तरह अगर आप भी कुछ नया सीख कर गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।